गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट अकाउंट्स में। ठीक है, अब पहले से समझ लेते हैं। डिस्काउंट आप समझते ही हैं। आप नॉर्मल जब मार्केट में कहीं जाते हैं तो भी आप ये वर्ड सुनते हैं। डिस्काउंट मतलब जब आप किसी से कोई प्राइस, कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आप सामने वाले से कोई डिमांड करते हैं, आप नेगोशिएशन करते हैं उसके साथ कि भैया इतने में नहीं लूँगा, इतने कम पैसे में मैं आपसे गुड्स खरीदूंगा। तो अगर वो एग्री करता है तो उस चीज़ को डिस्काउंट बोलते हैं। सपोज़ आप किसी शॉप पे गए, आप 100 रुपीज़ उसने प्राइस बताई सेलर ने आपको, पर आपने बोला नहीं मैं 10 रुपये कम दूंगा, मैं 90 रुपये ही दूंगा। तो जो 10 रुपये आप कम दे रहे हैं उसे बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, जो आपने कम पेमेंट किया किसी सर्विस को या किसी गुड्स को परचेज करने के लिए। अब ये तो डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट दो तरह का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, और डिस्काउंट के पीछे मोटिव क्या है, देने का अपनी सेल को प्रमोट करना। और एक होता है कैश डिस्काउंट। दो तरह का होता है, राइट। अब क्या फ़र्क है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में? जब एट द टाइम ऑफ सेल आप किसी को डिस्काउंट देते हैं, एट द टाइम ऑफ परचेज अपनी सेल को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। और ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि इसका बिल ही नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ का गुड्स है, 10 रुपये डिस्काउंट दे दिया आपने कस्टमर को, तो 90 रुपये का ही बिल बनाएंगे आप, राइट। 10 रुपये तो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होगा। आप चाहें तो बिल में शो कर सकते हैं, आप चाहें तो 90 का भी बिल बना सकते हैं डायरेक्टली। आप चाहे तो ऐसे शो कर दें कि 100 का सामान था, 10 रुपये मैंने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट माइनस हो गया और 90 रुपये में प्रोडक्ट बेच दिया। तो ये जो डिस्काउंट आपने दिया एट द टाइम ऑफ सेल टू प्रमोट सेल, सेल को बढ़ाने के लिए, तो उसे आप ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और ये रिकॉर्ड नहीं होता है, बस इसे बिल में आप शो कर देते हैं डिडक्ट करके, क्योंकि बिल तो कस्टमर से तो 90 रुपीज़ लेने, तो जो बिल बनेगा वो 90 रुपीज़ का ही बनेगा, राइट। अब मान लीजिए 90 रुपीज़ का जो सामान आपने बेचा था कस्टमर को, इससे आपने 2 महीने की उधार दी थी। उस कस्टमर को आपने 2 महीने का क्रेडिट दिया था, उधार दिया था, यानी 2 महीने बाद कस्टमर आपको 90 रुपये देगा। पर आपको 1 महीने बाद ही नीड है पैसे की, तो आपने उस कस्टमर को फ़ोन किया कि भैया आप अभी पैसे देना चाहो तो दे सकते हो, और अगर आप अभी दोगे तो मैं आपको 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। और वो कस्टमर एग्री कर जाता है। वैसे तो 2 महीने बाद ही देना है उसे पैसा, पर वो एग्री करता है, तो वो आपको 90 माइनस 5 85 रुपीज़ ही देगा। ठीक है, तो अर्ली पेमेंट लेने के लिए आपने उसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया 5 रुपये। टाइमली पेमेंट लेने के लिए, अर्ली पेमेंट लेने के लिए, अर्ली पेमेंट लेने के लिए जो आप डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को, उसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। इन दोनों का मोटिव अलग अलग है। ट्रेड डिस्काउंट का मोटिव है टू प्रमोट सेल, अपनी सेल को बढ़ाना। एट द टाइम ऑफ सेल दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट, और इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं होता। सेल प्राइस में से डिडक्ट होकर नेट बिल बनता है। जो कैश डिस्काउंट है वो अर्ली पेमेंट लेने के लिए दिया जाता है कि आपको जल्दी पैसा चाहिए, टाइमली पेमेंट चाहिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट चाहिए कस्टमर से, तो आप उसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं, तो इसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और कैश डिस्काउंट आपके लिए लॉस है, नुकसान हो गया, क्योंकि 90 का बिल था, लेने तो 90 थे कस्टमर से, अब वो 85 ही दे रहा है क्योंकि 5 रुपये आपने उसे कैश डिस्काउंट दिया। तो कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है बुक्स में एज ए लॉस, क्योंकि इसमें नुकसान हो जाता है। क्लियर? अब हम पढ़ लेते हैं। डिस्काउंट इज ईदर एन अलाउंस। अलाउंस मतलब एक तरह से ऑफर है, आप किसी को छूट दे रहे हैं। ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, और डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। या तो एक सेलिंग प्राइस में से दिया जाएगा डिस्काउंट, या प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब टाइमली पेमेंट लेने के लिए भी आपको डिस्काउंट दिया जा सकता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप, ये दो तरह का होता है डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ सेलर टू इट्स कस्टमर एट अ फिक्स परसेंटेज से दिया जाता है ऑन द लिस्ट, यानी एमआरपी पे या कैटलॉग प्राइस पे, जो प्राइस लिखी होती है गुड्स की उस पर दिया जाता है ऑफ द गुड्स। इट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, इसे आप ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। इट इज़ नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि इसका बिल ही नहीं बनेगा, इसे लेस करके बिल बनाया जाएगा, तो इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बुक्स में। एज इट इज़ डिडक्टेड इन द इन्वॉइस, ये बिल में ही, इन्वॉइस मतलब बिल में ही डिडक्ट हो जाएगा। कैश में अमो मतलब कैश रिसिप्ट, जब कैश का बिलिंग की जाएगी, कि आपको जब रिसिप्ट देगा सामने वाला कि इतना पैसा आपसे लिया, उसमें से डिडक्ट हो जाएगा इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स। तो ट्रेड डिस्काउंट समझ में आ गया होगा। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल, और ये एमआरपी में से, लिस्ट प्राइस में से घटा दिया जाता है, और इसकी कोई एंट्री नहीं होती, मतलब इसे कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, यानी इसे लॉस नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी इसके कॉमन प्रॉफिट आपका कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप 100 का गुड्स है,
अगर आप 100 में ही बेचते तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट बढ़ता, पर आपने अपने कॉमन प्रॉफिट को कम करके इसे 90 रुपये में बेचा, तो ये जो 10 रुपये है ये लॉस नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, एट द टाइम ऑफ सेल आप दे रहे हैं, इसकी कहीं रिकॉर्डिंग नहीं होगी। कैश डिस्काउंट जब आप अर्ली पेमेंट के लिए देते हैं कस्टमर को, कि कस्टमर अगर जल्दी पैसे दे देगा तो हम इतना डिस्काउंट और देंगे, तो वो कैश डिस्काउंट होता है। और बिल बनने के बाद दिया जाता है डिस्काउंट, तो ऑब्वियसली आपको कम पैसे मिल रहे हैं, तो ये लॉस कंसिडर होगा। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट मतलब टाइमली पेमेंट, इट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ सेलर अलाउड 2% डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन अ वीक, अगर आप एक वीक के अंदर पेमेंट कर देंगे तो आपको 2% डिस्काउंट और दिया जाएगा फॉर पेमेंट विद इन अ वीक, इट विल बी कॉल्ड कैश डिस्काउंट बोला जाएगा। इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसे रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि ये लॉस है, क्योंकि आपको कम पैसे मिल रहे हैं। बिल बन गया था 90 का, सपोज आप को 85 दे रहा है कस्टमर, आप 5 रुपये से कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो लॉस है, 5 रुपये आपको कम मिले। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिबेट और गुड्स जीएसटी। पहले हम इसे समझ लेते हैं। रिबेट, रिबेट का मतलब होता है छूट, हिंदी में अगर बोलेंगे रिबेट। मान लीजिए आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा, 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट आपने बेचा है। अब आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, डिफेक्ट मतलब कोई कमी है, मतलब वो उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहा है, और कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो आपके गुड्स को रिटर्न कर सकता है, लौटाएगा, क्योंकि आपने उसे सही गुड्स नहीं बेचा है, कोई टूट फूट है उसमें, कोई डिफेक्ट है उस गुड्स में। तो आप उस कस्टमर को बोलते हैं ठीक है लौटाओ मत, ऐसा करो हम तुम्हें 20 रुपये डिस्काउंट दे देंगे अगर तुम अपने पास रख लोगे, ठीक है, तो हम आपसे 80 रुपीज़ ही चार्ज करेंगे, और कस्टमर एग्री हो जाता है। तो ये जो आपने डिस्काउंट दिया, ये कोई सेल को प्रमोट करने के लिए नहीं दिया, ठीक है, अपनी डिफेक्टिव चीज़ को छुपाने के लिए, अपनी आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई गलती है, उसे छुपाने के लिए आपने डिस्काउंट दिया, ठीक है। और ना ही कैश डिस्काउंट भी नहीं बोल सकते आप इसको, क्योंकि कोई अर्ली पेमेंट के लिए नहीं दिया गया, तो इसे बोलते हैं रिबेट। ये भी लॉस ही है आपका, पर ये डिस्काउंट नहीं बोल सकते आप इसको, क्योंकि आपके गुड्स में कोई डिफेक्ट है, उसको बचाने के लिए, अपने गुड्स को सेल करने के लिए आप कम पेमेंट लेने को रेडी हो जाते हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं रिबेट। क्लियर। हम पढ़ लेते हैं इसको फटाफट। रिबेट, इट इज़ अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने गुड्स बेचा है उसकी वैल्यू में आप रिडक्शन कर देते हैं, घटा देते हैं। अलाउड बाय सेलर देता है आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड, गुड्स बेचने के बाद। इट इज़ अलाउड बाय सेलर फॉर द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट अलाउड, यानी कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट जिस वजह से दिया जाता है उसके अलावा कोई और रीज़न होता है जिसकी वजह से रिबेट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिबेट मे बी अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, आपकी गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और गुड्स बीइंग नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन, या जो आपने बताया था कस्टमर को कि इस तरह का सामान आप दे रहे हैं उसको, पर वो उस तरह का सामान नहीं है, एज पर द स्टैंडर्ड वो मैच नहीं हो रहा है, तो आप उसे कम पैसे देने के लिए रेडी होते हैं, तो इस चीज़ को आप रिबेट बोलते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसे समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं टैक्स की। तो ये जीएसटी अभी समझ लें, इसके आगे भी आएगा टॉपिक, पर अगर आप अभी पढ़ लेंगे तो आगे थोड़ी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। टैक्स को आप समझते हैं, कर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ठीक है, गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट करती है कंट्रीज़ का, तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं, राइट। आरबीआई, इंडिया में तो मनी जो प्रिंट होगी वो आरबीआई है, तो आरबीआई मनी डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्रिंट करता है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर देगा, तो इससे मनी की वैल्यू गिरेगी, तो फिर मनी की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू मतलब इनकम चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी सर्टेन इनकम पे जो आपको पैसे मिल रहे हैं उस पर कुछ चार्ज लगाती है, ठीक है। उस चार्ज लगाने को ही, चार्ज मतलब बर्डन लगाने को ही टैक्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट जो वेलफेयर करने के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने के लिए, गवर्नमेंट रोड्स, पब्लिक की भलाई करने के लिए जो पैसे आपसे कलेक्ट करती है कंपल्सरली, उसे आप टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो मीनिंग हुआ। टैक्स को कोई और ढंग से बोले तो आप क्या बोलेंगे, इन्फोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। इन्फोर्स मतलब जो ज़बरदस्ती लगाया गया है, आपसे कॉन्ट्री करवाया जा रहा है कि भैया इतने पैसे तो आपको देने होंगे, तो टैक्स इज़ अ इन्फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। पर अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलूँगा टैक्स इज़ अ कंपल्सरी, कंपल्सरी तो है ही क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है कंपल्सरी, मैंडेटरी, ठीक है, कम मोरल ड्यूटी।
टैक्स कंपलसरी तो है ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है, इच्छा से तो कोई दे नहीं रहा है, राइट, ये देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। पर एक तरह से मोरल भी ड्यूटी भी बनती है आपकी कि इस कंट्री से आप कमा रहे हैं, इंडिया आपको बहुत कुछ दे रहा है, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ है कि आप अपनी इनकम का कुछ पार्ट डोनेट करें, यानी कंट्रीब्यूट करें सरकार को, ताकि वो सरकार इंडिया का वेलफेयर कर सके। हर कोई आर्मी में जाके सोल्जर बन के तो अपनी बॉर्डर पे इंडिया की रक्षा नहीं कर सकता। तो एक तरह से आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो कमा रहे हैं उसका सर्टेन पार्ट, कुछ पार्ट आप गवर्नमेंट को दीजिए, ताकि गवर्नमेंट आपकी कंट्री का डेवलपमेंट कर सके। तो टैक्स इज़ अ कंपल्सरी का मोरल ड्यूटी, या शॉर्ट में बोल सकते हैं टैक्स इज़ अ इन्फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ज बाय द गवर्नमेंट, और स्टेट अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट या कोई स्टेट अथॉरिटी आपसे जो ज़बरदस्ती कॉन्ट्रीब्यूशन करवाती है, कुछ पैसे लेती है, तो उसे आप टैक्स बोलते हैं। अब जो टैक्स होता है ये दो पार्ट में बटा होता है। टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब सर इनमें क्या फ़र्क है? डायरेक्ट टैक्स मतलब एक ऐसा टैक्स जिसमें पेयर, यानी जो टैक्स पे कर रहा है, पेयर एंड बियरर। बियर मतलब जो उसका बर्डन उठाएगा, मतलब जिस पे बर्डन पड़ेगा उस टैक्स का, ये सेम पर्सन होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जॉब लग गई, आप कहीं जॉब करते हैं, आपकी जॉब लग गई, तो आपको इनकम मिलेगी, ठीक है। जैसे 1 लाख रुपए सैलरी है और सपोज टैक्स की रेट है 5%, तो आपको 5,000 रुपये टैक्स देना होगा सरकार को। तो ये इनकम पे जो टैक्स लग रहा है, ठीक है, ये आपको ही पे करना है अपनी इनकम पे। आपके भी यहाँ पे मम्मी पापा नहीं दे सकते, कोई दोस्त नहीं देगा, आपको ही देना पड़ेगा अपनी इनकम पर, और आपको ही बियर करना पड़ेगा। मतलब आप किसी से लेके भी नहीं दे सकते, आप अपना बर्डन टैक्स का किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको ही पे करना है और आपको ही बियर करना है, उसका बर्डन भी आपको ही बियर करना पड़ेगा। तो ऐसे टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इंडिया में डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हुआ इनकम टैक्स, जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो इनकम पे चार्ज किया जाता है, और इसमें पेयर बियरर सेम पर्सन होते हैं, यानी जो पे कर रहा है वही बियर कर रहा है। क्लियर? दूसरा फर्क क्या हो सकता है? डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव नेचर। अब सर व्हाट डू मीन बाय प्रोग्रेसिव नेचर? जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आप पे टैक्स ज़्यादा लगता जाएगा, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स है वो आपकी पेइंग कैपेसिटी के कोई अकॉर्डिंग लगता है। अगर आप अमीर हैं तो आप पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, अगर आप गरीब हैं तो कम टैक्स लगेगा। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो आपकी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है। तो ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स तो समझ में आ ही रहा है। अब इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इसमें पेयर एंड बियरर आर डिफरेंट पर्सन। इसमें पे करने वाला और जो टैक्स का बर्डन उठाएगा वो डिफरेंट पर्सन होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी जो भी आप समझ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक टैक्स है। आप सेलर हैं, आप सामान, जैसे मैं पेन बेच रहा हूँ, पेन है 10 रुपये का, 1 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट कह रही देना पड़ेगा गुड्स पे, तो मैं 11 रुपये आपसे कलेक्ट करूँगा, यानी जो 10 रुपये तो लूँगा ही मेरे पेन के लिए, प्लस 1 रुपये का जो जीएसटी वो भी मैं आपसे लूँगा और फिर गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। यानी पेयर तो कौन है? बिजनेसमैन। पर बियरर कौन है? बर्डन किसने उठाया? कस्टमर ने। यानी बिजनेसमैन ने अपनी जेब से थोड़ी दिया कोई टैक्स, उसने कस्टमर से कलेक्ट किया बिल बनाते टाइम और गवर्नमेंट को जमा करा दिया। तो जिस जिस टैक्स में पेयर एंड बियर आर डिफरेंट पर्सन होंगे वो इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स होता है। क्लियर हो गया? यानी पे तो करा बिजनेसमैन ने, पर बर्डन किस पे डाल दिया? कस्टमर पे। यानी कस्टमर को बियर करना होगा, उसका बर्डन उठाना होगा, तो ऐसा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होगा। और ये रिग्रेसिव नेचर का होता है। रिग्रेसिव नेचर मतलब इसमें पेइंग कैपेसिटी नहीं देखी जाती, सब पे इक्वल रेट से चार्ज होता है। जैसे मान लो टैक्स की रेट है इस पेन पे 1%, अब ये पेन चाहे कोई रिच मैन खरीदे, राइट, या कोई गरीब आदमी खरीदे, सबको 11 रुपये ही देने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई रिक्शे वाला आया, कोई गरीब आदमी आया तो मैंने कहा नहीं 1 रुपये का टैक्स छोड़ दूंगा, नहीं, सबको सेम रेट से टैक्स देना होगा। यानी उसमें पेइंग कैपेसिटी इरेलीवेंट होती है। पेइंग कैपेसिटी डायरेक्ट टैक्स में देखी जाती है, अगर आप ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा टैक्स देना होगा। पर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव नेचर का होता है, इसमें कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी नहीं देखी जाती है। क्लियर? तो जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जब आप कोई गुड्स बेचते हैं या किसी को सर्विस दे रहे हैं तो आपको कस्टमर से एक टैक्स लेना होगा जिसे बोलते हैं जीएसटी। आपको शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि टैक्स आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अभी समझ लें।
तो अगर आप कोई गुड्स की सप्लाई करते हैं यानी बेच रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं किसी को, तो आपको एक टैक्स कलेक्ट करना है जिससे बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी इसका बर्डन कस्टमर पे डालेंगे, आप कस्टमर से कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को पे करेंगे। गुड्स का मतलब क्या होता है सर? गुड्स का मतलब आप समझते हैं कोई भी टेंजिबल चीज़। टेंजिबल मतलब जो दिखाई देती है, जो मार्केट में बेचने खरीदने के लिए आती है, उसे आप गुड्स बोलते हैं। वो टेंजिबल नेचर का होता है, ठीक है, वो दिखाई देगा, पेन, शार्पनर, इरेजर, बुक एट्सेट्रा। सर्विस को कैसे डिफाइन करेंगे? कोई अगर आपसे पूछ ले, सर्विस का मतलब होता है इनटेंजिबल, जिसे आप देख नहीं सकते। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक तरह से सर्विस दे रहा हूँ, पर आप फील कर सकते हैं, आप कोई चीज़ नहीं कि आप इसे देख सकते हैं। इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन, वैल्यू वैल्यू एडिशन मतलब कोई ऐसी चीज़ जो दिखाई नहीं देगी पर आपको कोई फ़ायदा पहुंचाएगी, इससे कोई वैल्यू एडिशन होगा। जैसे कोई पढ़ा रहा है आपको तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है, तो आपकी कोई वैल्यू एडिशन मिलेगा आपको। जो बार्बर की शॉप पे गए, आपने हेयर कट कराए, तो आपको लुक्स आपको लग रहा है कि अच्छे लग रहे हैं आप, तो इंटेंजिबल आप फील कर सकते हैं, पर वो कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचा, तो और इससे आपका कोई वैल्यू एडिशन होगा। तो गुड्स एक टेंजिबल नेचर की चीज़ होती है जो मार्केट में बेचने खरीदने के लिए आती है, और जो सर्विस होती है वो इंटेंजिबल नेचर की होती है जिससे कोई वैल्यू एडिशन आपको मिलता है। तो एक टैक्स आपको देना होगा, चाहे आप गुड्स बेच रहे हो चाहे किसी को सर्विस दे रहे हो, उस टैक्स को जीएसटी बोलते हैं। देखिए ध्यान से पढ़ लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑल इंडायरेक्ट टैक्स, बहुत सारे इंडायरेक्ट टैक्स है, लाइक एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी अब बंद हो गई है, कुछ प्रोडक्ट्स पे लगती है पर ज़्यादातर बंद हो चुकी है। एक्साइज ड्यूटी क्या होती थी सर? कि अभी इसे भी समझा देते हैं। एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, इनके नाम आ रहे हैं, ये जीएसटी मर्ज हो गए। फटाफट समझ लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी आने से पहले इंडिया में एक टैक्स लगता था एक्साइज। अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स पे लगता है जो जीएसटी में नहीं आते, पर 99% एक्साइज ड्यूटी हट चुकी है। एक्साइज ड्यूटी मतलब मान लीजिए पेन मैं बनाता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, पेन बना रहा हूँ। जैसे ही मैं फैक्ट्री गेट से पेन बाहर निकालूंगा, भाई फैक्ट्री में ही बनेगा, प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में होता है। इसे बेचने के लिए पेन निकालूंगा, या तो मैं शोरूम पे ले जाऊंगा अपने बेचने के लिए, या किसी गोडाउन में लेके जाऊंगा, राइट। तो जैसे ही मैं पेन ये फैक्ट्री गेट से बाहर निकालूंगा, मुझे गवर्नमेंट को एक टैक्स देना होता था प्रोडक्शन पे, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन किया है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। केवल मैन्युफैक्चर की बात हो रही है, ट्रेडर की बात नहीं हो रही, जो बना रहा है और बेच रहा है। तो जैसे ही मैं फैक्ट्री गेट से बाहर निकालूंगा, मुझे एक टैक्स देना होता था, प्रोडक्शन टैक्स, जिसे एक्साइज ड्यूटी बोलते थे। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, केंद्र सरकार लेती थी, ठीक है। तो जैसे ही आप फैक्ट्री गेट से बाहर निकालते थे सामान, आपको एक एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी, केंद्र सरकार को। और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, आप इसको फिर कस्टमर से ले सकते हैं पैसे, यानी आप बर्डन तो कस्टमर पे डालेंगे इसका। अब जब शोरूम पे आ गया सामान, शोरूम पे आ गया बिकने के लिए पेन, या शॉप पे आ गया, अब वहाँ से आप कस्टमर को बेच रहे हैं, तो इस पर एक सेल्स टैक्स लगता था, क्योंकि सेल हो रही है। तो सेल्स टैक्स कौन लेती थी? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी तो डेवलपमेंट करना है अपने स्टेट का। तो ये एक्साइज ड्यूटी तो लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेल्स टैक्स है, जिसे आप वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, इसे सेल्स टैक्स भी बोल सकते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स, वैट, ये स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, ठीक है। और जैसे आप सामान बेचेंगे कस्टमर को, और ये भी इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स है, आप इसका बर्डन कस्टमर पर डालेंगे, कस्टमर से लेके टैक्स देंगे सरकार को। तो ये एक्साइज ड्यूटी तो लगती थी प्रोडक्शन पर, जो लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। जो और सेल्स टैक्स या वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इसे सेल्स टैक्स बोलते हैं, और ये लगता था जब आप सामान भेजते थे उस पर, और ये स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। एक लगता था सर्विस टैक्स, अगर आप किसी होटल में जा रहे हैं या कहीं और किसी जगह सर्विस ले रहे हैं, तो सर्विस टैक्स भी लगता था पहले सर्विसेज पर, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी सर्विस टैक्स आपका, ठीक है। ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो चुका है, ये भी बंद हो चुका है, और ये भी बंद हो चुका है। ये तीनों टैक्स किस में मर्ज हो गए? जीएसटी। अब जीएसटी ही लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब अलग से कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती, अलग से कोई सेल्स टैक्स और वैट आपको पे नहीं करना होता है। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब हम पढ़ लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। ऑल इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आप पढ़ चुके हैं, जिसमें बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, आप कस्टमर पे डाल सकते हैं टैक्स का बर्डन। पेयर एंड बियरर डिफरेंट पर्सन होते हैं, पेयर होता है बिजनेसमैन, और बर्डन उठाना पड़ता है कस्टमर को। लाइक एक्साइज ड्यूटी जो प्रोडक्शन टैक्स होता था, सेल्स टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स और वैट तो एक ही बात है, सर्विस टैक्स एटसेट्रा हैव बीन मर्ज। अब ये टैक्स मर्ज कर दी गए, मिला दी गई इनटू अ सिंगल टैक्स, एक ही टैक्स लगता है इनकी जगह, नोन एज
जीएसटी जिसे आप जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, खरीदने पे भी देना होता है जीएसटी अगर आप खरीद के आ रहे हैं सामान। और जीएसटी इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है, कलेक्ट किया जाता है बेचते समय। जब आप खरीदने जाएंगे तब तो पे करेंगे, और जब आप खुद किसी कस्टमर को बेचेंगे, सेल करेंगे, तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे। क्लियर? अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्रोप्राइटर एंट्री, पहले से समझ लेते हैं। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर को आप ऑनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो ऑनर होता है अकाउंट्स में उसे आप प्रोप्राइटर में, बिजनेस का जो ऑनर है उसे आप प्रोप्राइटर बोलते हैं या ऑनर बोलते हैं। कंपनी में ऑनर को शेयर होल्डर बोलते हैं। अभी आप पढ़ेंगे क्या होती है कंपनी आगे जाके। अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं तो पार्टनर बोलते हैं ऑनर को। तो ये टर्म इजी है समझना कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको प्रोप्राइटर ऑनर बोला जाएगा। अगर कंपनी की बात कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहा है कंपनी में, उसे शेयर होल्डर बोलते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म खोली है तो ऑनर को पार्टनर बोला जाता है। एक वर्ड होता है एंट्री। जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन मतलब पैसा आता जाता है, बिजनेस के दौरान आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब आप पढ़ चुके हैं, ऐसा कोई भी काम एक्टिविटी करना है जिससे या तो बिजनेस पैसा आ रहा है या बिजनेस से पैसा जा रहा है। जैसे परचेज करना, सामान खरीदना, सेल करना ही, ठीक है, रेंट देना किसी को, ये सब क्या है, ट्रांजैक्शन है जिसमें मनी का फ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, ये ट्रांजैक्शन है। तो फिर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं उस ट्रांजैक्शन को। कल को आप भूल गए तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा खर्चा हुआ, कितना सामान बेचा, कितना खरीदा। तो जहाँ आप रिकॉर्ड करते हैं उसे एक बुक मेंटेन करनी होती है आपको, इसके लिए इसे जर्नल बोलते हैं। आजकल तो ऑनलाइन मतलब आप कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करते हैं सब चीज़ें। जर्नल, तो उस बुक को जर्नल बोलते हैं जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजैक्शन। तो रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को अकाउंट में बोलते हैं एंट्री करना, कि आप इस ट्रांजैक्शन की एंट्री करिए। एंट्री मतलब रिकॉर्ड करिए उस बुक्स में, ताकि आपको पता चल जाए फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि कितना आपको एक्सपेंस हुआ, कितना आपका खर्च हुआ, कितनी आपकी इनकम हुई। तो उसे हम एंट्री बोलते हैं। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इन दो वर्ड्स को फटाफट। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर इज द पर्सन हु ओन द बिजनेस, जो मालिक होता है बिजनेस का, एंड हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस, जो कैपिटल लगाता है। कैपिटल आप पढ़ चुके हैं, जो ऑनर पैसा लगाता है बिजनेस में उसे अकाउंट्स में कैपिटल बोलते हैं। एंड बियर ऑल द रिस्क रिलेटेड टू द बिजनेस, रिस्क सारे ऑनर के होते हैं। कल को कोई नुकसान होगा तो ऑनर को बियर करना होगा, उठाना होगा। नो अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ द प्रोप्राइटर इन द बुक्स ऑफ द फर्म एज ही इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। उसके नाम से कोई अकाउंट नहीं खोलते, हम उससे कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग्स अकाउंट बोलते हैं। अब ये ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स का मतलब होता है जब ऑनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा बिजनेस से निकालता है, पैसा निकालता है, कोई गुड्स विदड्रॉ करता है, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ऑनर ने 10 लाख रुपए लगाए, पर बाद में उसके घर पे कोई काम था तो उसने 1 लाख रुपए निकाले पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स से कैपिटल कम हो जाती है। अगर ऑनर पैसा लगाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, उसका पैसा बढ़ेगा बिजनेस में। तो बिजनेस को अलग माना जाएगा, ऑनर को अलग माना जाएगा अकाउंटिंग करते समय, तभी तो पता चलेगा कि बिजनेस से कितनी इनकम है। अगर आप घर के खर्चे भी बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे तो आप कभी ये जज नहीं कर पाएंगे कि बिजनेस का खर्चा कितना है और आपके घर का पर्सनल खर्चा कितना है। तो आपके घर के अकाउंट अलग रखते हैं, आप बिजनेस के अकाउंट अलग रखते हैं। और ड्राइंग्स मतलब जब कोई बिजनेसमैन पर्सनल पर्पस के लिए पैसा विड्रॉ करता है बिजनेस से, या कोई गुड्स निकालता है, सामान निकालता है, तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है। एंट्री का मतलब बताया था, व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज कॉल्ड एंट्री। जब आप किसी ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं तो इसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो इसे एंट्री करना बोलते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब है कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसा आ रहा है या जा रहा है। और इवेंट मतलब एंड रिजल्ट, जब आप सारे खर्चे और इनकम रिकॉर्ड कर देते हैं तो इनकम में से सारे एक्सपेंस घटाते हैं, तो जो प्रॉफिट आता है वो इवेंट है। मतलब जो एंड रिजल्ट होता है वो उसे इवेंट बोलते हैं। ये दो वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए थे तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैड डेट्स, इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो इसे भी समझ लेते हैं। बैड डेट्स, बैड डेट्स, ठीक है। बी जनरली साइलेंट है, इसे बैड डेप्थ्स नहीं बोलेंगे, बैड डेट्स बोलेंगे। तो आप बोल भी रहे हैं बी, पर प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है। बी लगभग साइलेंट है इस वर्ड में। तो बैड डेट्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी को उधार सामान बेचा ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब जब आप किसी को उधार सामान बेच रहे हैं तो क्रेडिट पे बोलते हैं। आपने किसी मिस्टर ए नाम के कस्टमर को उधार सामान बेचा था 2 लाख रुपए का,
ठीक है, और आपने इसे 2 महीने का टाइम पीरियड दिया था कि 2 महीने बाद ये पैसे देगा आपको, ठीक है। अब मान लीजिए 2 महीने बाद ये पर्सन पैसे नहीं दे पाता है, ये दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं दिवालिया हो जाना, बैंकरप्ट हो जाना। अब बैंकरप्ट कौन डिक्लेयर करता है? आपके कहने से थोड़ी कोई मान लेगा। आप एक बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, तो ऐसे थोड़ी कोई मान लेगा कि बैंकरप्ट हो गया कल, क्योंकि आपको तो डाउट होगा कि भाई इसके पास पैसे देना नहीं चाह रहा, इसलिए बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो फिर क्या होता है, जनरली बिजनेस कोई जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, फिर आपको परेशान करते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, आपके घर गुंडे भेज सकते हैं, ठीक है, को मार पिटाई हो सकती है कि उन्हें लगेगा हमेशा कि भैया पैसे हैं, फिर ये देना नहीं चाह रहा, तो किसी न किसी तरीके से वसूल करने की कोशिश करते हैं। तो हरासमेंट हो सकता है आपका, ठीक है, टॉर्चर हो सकता है। तो इससे बचने का एक रास्ता है, आप कहाँ जाइए, कोर्ट जाइए, ठीक है। कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, ठीक है। उस कोर्ट आपकी सारी चीज़ें देखता है कि आपके पास में कितनी असेट्स हैं, असेट मतलब क्या क्या चीज़ें आपके पास में हैं और कितनी लायबिलिटी है जो आपको पे करनी है। तो अगर आपके पास असेट कम है, लायबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, सपोज आपके पास असेट है 2 लाख की, सारी संपत्तियाँ, लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, वॉटेवर जो भी है, और लायबिलिटी है 5 लाख, वो पे करना है 5 लाख। और आपका फ्यूचर एनालिसिस करता है, कोर्ट देखता है कि आप फ्यूचर में आप इतने एबल हो जाएंगे कि आप ये 5 लाख चुका पाएंगे। अगर आप नहीं चुका पाएंगे तो कोर्ट आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है। बैंकरप्ट बोल रहे हैं, इंसॉल्वेंट, दिवालिया बोल रहे हैं, यानी कि कोर्ट ही डिक्लेयर कर सकता है। आपके कहने से नहीं होगा कि मैं दिवालिया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं दे सकता। कोर्ट से ही ऑर्डर आएगा कि आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं। कोर्ट जब इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित करता है किसी को, तो क्या चीज़ें छोड़ देगा, एक तो पर्सनल चीज़ें कुछ छोड़ देगा ताकि आप अपने लाइफ को जी सकें। ऐसे थोड़ी सारी चीज़ें बेच देगा, जैसे खाने पीने के बर्तन छोड़ देगा, डे टू डे के होते हैं जनरली। अब आप ये कह रहे हैं नहीं मैं तो गोल्ड की प्लेट में खाना खाता हूँ, नहीं, गोल्ड वो प्लेट नहीं, जो नॉर्मल प्लेट्स होती हैं वो तो सब बिकवाया जाएगा। दिवालिया जब कोई हो जाता है तो सारी चीज़ें बिकवाई जाती हैं और लोगों का पैसा चुकाया जाता है। डे टू डे के पहनने के कपड़े छोड़ देगा, कुछ मेडिसिन जो आपकी डे टू डे की होती है वो छोड़ देगा, बाकी सारी चीज़ें बिकवाई जाएंगी। जनरली कुछ पहनने के कपड़े छोड़ दिए जाते हैं, खाने पीने के बर्तन जो डे टू डे काम आते हैं, ठीक है, और कुछ जो मेडिसिन आप ले रहे हैं अपनी लाइफ सेविंग के लिए, वो मेडिसिन छोड़ दी जाती है, बाकी सब बिकवा दिया जाता है। आपकी प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, सब कुछ बिकवाया जाता है। तो कोर्ट से जब ऑर्डर आ जाएगा तो बोला जाएगा वो पर्सन दिवालिया हो गया। अब जब ये दिवालिया हो गया तो 2 लाख रुपए तो मिलेंगे नहीं आपको, हो सकता है कुछ प्रपोर्शनेट मिल जाए, ठीक है। कोर्ट से एक पर्सन अपॉइंट होता है, ठीक है, इसे लिक्विडेटर बोलते हैं। लिक्विडेटर ये एडवोकेट्स होता है या कोई प्रोफेशनल पर्सन होता है। लिक्विडेटर क्या करता है, आपकी सारी एसेट अपने अंडर में ले लेगा और फिर धीरे धीरे बेच के लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेगा। वो प्रपोर्शनेट भी दे सकता है, यानी जब ऐसे जिसको 1 लाख रुपए देने उसको 20,000 ही देगा, क्योंकि पूरा पैसा तो बनेगा नहीं ना। 2 लाख रुपए हैं आपके पास और बेच देने हैं 5 लाख, तो थोड़ा थोड़ा करके ही सबको पेमेंट करता है। और कोर्ट इसके फीस देता है, इसकी फीस होती है नॉमिनल, जो आपके एसेट बेचने पे कुछ परसेंट फिक्स होता है। जैसे कोर्ट ने कहा कि 2% फिक्स है जिसका कमीशन, क्योंकि कमीशन लेगा, काम कर रहा है लिक्विडेटर, तो ये 2% फीस भी चार्ज करेगा। जितनी एसेट बिकेंगी उसका 2% ये लेके जाएगा फीस के तौर पे। तो जब कोई पर्सन दिवालिया होता है तो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल होती है, कोर्ट एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है कि उसके पास कितनी एसेट हैं, उसे कितना पेमेंट करना है, उसकी फ्यूचर कैपेसिटी क्या है इनकम कमाने की। अगर कोर्ट को लगता है कि वो इतना एबल नहीं है कि फ्यूचर में भी अपनी इनकम कमा के अपनी लायबिलिटी को पे कर सके, तो कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, दिवालिया घोषित कर देता है। और कोर्ट इसके लिए एक पर्सन अपॉइंट करता है, इसे लिक्विडेटर बोलते हैं, एडवोकेट्स होते हैं जनरली। और ये लिक्विडेटर सारी एसेट अपनी पोजीशन में ले लेता है, सारी लायबिलिटी अपनी पोजीशन में लेता है और फिर उन्हें पेमेंट करता है आपके एसेट बेच के। तो मान लीजिए ए से 2 लाख रुपए लेने पर ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब ये दिवालिया हो गया है। तो ये जो नहीं दे पाया पैसे आपको, इसे बोलते हैं बैड डेट्स, क्योंकि आपका पैसा डूब गया। इसे हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेट्स, हिंदी में बोलते हैं पैसा डूब जाना। तो ये होता है बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब जब कोई डेटर आपका पेमेंट नहीं कर पाता है, या तो भाग जाता है पैसे लेके या नहीं दे पाता है, तो इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स हो गया, आपका पैसा डूब गया और इससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, नुकसान हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब समझ में आ गया कि जब कोर्ट किसी पर्सन को इन दिवालिया घोषित कर देता है तो उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इसके लिए एक पर्सन अपॉइंट होता है, कोर्ट से लिक्विडेटर बोलते हैं। वो सारी एसेट और लायबिलिटी अपने अंडर में ले लेता है और एसेट बेच के सारी लायबिलिटी का पेमेंट करता है उसके। और लिक्विड मान ली बाद में कोई लायबिलिटी बच भी जाती है तो फिर ए रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि इसे कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया। अगर बाद में कोई इसे टॉर्चर करता है, कोई हरासमेंट होता है, तो ये लीगल एक्शन के लिए कोर्ट, पुलिस की मदद ले सकता है, कोर्ट में जा सकता है। एक वर्ड होता है सॉल्वेंट, अपोजिट।
सॉल्वेंट मतलब पेइंग कैपेसिटी, आप इतनी पेइंग कैपेसिटी रखते हैं कि अपनी आप सारी लायबिलिटी चुका सकते हैं, आपके पास सफिशिएंट पैसा है, तो आपको सॉल्वेंट बोला जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं। देखिए, बैड डेट्स, इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल, ये वसूल नहीं हो पाएगा फ्रॉम अ डेटर्स, किसी डेटर। डेटर आप पढ़ चुके हैं, जिन्हें आप उधार सामान बेचते हैं उन्हें डेटर्स बोलते हैं। इट इज़ अ बिजनेस लॉस, ये बिजनेस का लॉस है। और डेबिट होता है पी एन अकाउंट। अभी डेबिट क्रेडिट क्या होता है आप आगे पढ़ेंगे, पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक स्टेटमेंट बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम खर्चे और इनकम लिखते हैं। तो लॉस है तो आप उसमें लिखेंगे, लॉस से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इंसॉल्वेंट, अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट, इट्स कॉल्ड इंसॉल्वेंट। यानी कोई आदमी या कोई एंटरप्राइजेज जो अपने डेट्स मतलब लाइबिलिटी को पे नहीं कर पाता है, तो उसे आप इंसॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट मतलब अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ इन अ पोजिशन, वो इस पोजिशन में है, टू पे इट्स डेट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, तो उसे सॉल्वेंट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्टोर और रेवेन्यू, इसे भी समझ लेते हैं। स्टोर्स, चलिए इसको फिर कल समझेंगे, कल लास्ट होगा क्योंकि टॉपिक वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।